हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सीएमए में। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने यहां पे पढ़ा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट की, एंड दैट इज अ सेट थ्योरी की। हम लोग यहां पे बात करेंगे क्या होती है सेट थ्योरी। दो पार्ट में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे क्या होता है सेट थ्योरी, इसके क्वेश्चंस किस टाइप में होते हैं। देखो, सेट थ्योरी में आपके ना पूरी की पूरी आपकी जो सेट थ्योरी है वो थ्योरेटिकल बेस्ड में होती है, ठीक है। और उसी पे क्वेश्चंस आपके क्या किए जाते हैं, पिकअप किए जाते हैं। पार्ट नंबर 2 में आपका थोड़ा सा पार्ट रहता है जिसमें आपको चीजें को यहाँ पे डिफाइन करना होता है, लेकिन अगर पार्ट 1 की अगर हम लोग बात करें तो पूरा पूरा थ्योरी बेस्ड होता है। तो हमें सिर्फ ये समझना होता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी। इसके अंदर जो जो भी चीजें यूज होती हैं, जो जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, उसका क्या मतलब होता है और कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करते हैं हम लोग यहां पे क्या सेट थ्योरी की। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर दे। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाई सेट थ्योरी होती क्या है। जैसे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि सर ये क्या है सेट थ्योरी, ये होता क्या है। तो आप सभी लोगों ने जिनकी मैथ्स 11th 12th में रही होगी उन्होंने पढ़ा होगा, वहां पे एक पूरा कॉन्सेप्ट होता था, पूरा चैप्टर होता था सेट थ्योरी का। तो वहां पे वो लोग अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। लेकिन जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं वो भी टेंशन ना ले, वो भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। देखो, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज और बहुत ही सरल सी लैंग्वेज की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि क्या होती है हमारे पास सेट थ्योरी। देखो, अगर हम बात करें यहां पे सेट थ्योरी की, तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट आपसे क्या कहता है कि सेट होता क्या है, क्या होता है सेट, और सेट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें यहां पे सेट की, तो देखो सेट क्या होता है। अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। सेट इसे क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। जैसे आप इस चीज को ऐसे समझो, ठीक है। आप मार्केट गए, मार्केट में आपने कहा कि भाई जितना भी कलेक्शन है ना टी शर्ट का जितना भी नया कलेक्शन आया है होली के त्यौहार पे, ठीक है, तो वो फटाफट मुझे दिखा दो। तो वो क्या करता है, एक बंचेस लेके आता है। इतना ऐसे होता है ना, अलग अलग कलेक्शन होता है उनका, तो एक ऐसे बंचेस टाइप के लेके आता है और आपको दिखाता है कि सर ये देखिए नया आया है, ये देखिए ये वैरायटी है, ये देखिए ये वैरायटी है। तो वो जो बंचेस होता है, वो जिसमें वो कलेक्शंस होता है, जिसमें वो चीजें रखी जाती हैं, ठीक है, वो आपका क्या है, एक वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन का मतलब वहां पे न्यू अराइवल वाला है। जो भी होली के त्योहार पे आया है वो न्यू अराइवल वाला है, जो भी ओल्ड है वो अलग है, ठीक है, जो भी डिस्काउंटेड रेट का है वो अलग रखा हुआ है। क्लियर। तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। कलेक्शन का मतलब एक चीज होती है इकट्ठा करना, एक जगह जहां पे चीजें इकट्ठा करी गई हैं, ठीक है। अब वो जो वेल डिफाइंड कलेक्शंस है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एक टी शर्ट है, टी शर्ट का आपका होली के त्योहार में नया कलेक्शन आया, वो कलेक्शन दिखाओ, ठीक है। तो वो आपको दिखाएगा सर ये पोलोवा टाइप की टी शर्ट है, ये कॉलर वाली टी शर्ट है। तो इस टाइप में वो एक कलेक्शन होता है जो नया नया कलेक्शन आया हुआ है, ठीक है। तो वही डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होता है, वही आपका क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। तो उसको हम लोग एक सेट में यहां पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग यहां पे इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, कि जैसे मैंने आपसे कह दिया कि इवन नंबर्स का सेट हो गया, इवन नंबर्स का सेट। तो इवन नंबर का सेट क्या हो जाएगा, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डेट आगे इसी तरीके से, ठीक है। तो वो आपके क्या कहलाएगा, एक सेट कहलाएगा, जो आपका क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शंस होना चाहिए। वेल डिफाइंड यानी उस चीज को हम डिफाइन कर पाए, ऐसा ना हो कि हम डिफाइन ना कर पाए। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये इवन नंबर का सेट है, ठीक है ना। हम कहेंगे ऑड नंबर का सेट क्या हो जाएगा। अच्छा, ऑड नंबर के सेट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इस टाइप से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा हो गया, ऑड नंबर्स का सेट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया की रिवर गंगा, जमुना, सरस्वती, गोमती, इस टाइप में, ठीक है। तो वो सारे आपके क्या हो गए, एक वेल डिफाइंड कलेक्शंस हो गया। वो भी आपका रिवर का एक सेट हो गया, ये आपका ऑड नंबर्स का सेट हो गया, ये आपका इवन नंबर्स का सेट हो गया, प्राइम नंबर का भी सेट हो सकता है। तो इसी टाइप में डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपके होने चाहिए और एक वेल डिफाइंड कलेक्शंस होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे सेट कहते हैं। वही आपका क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल एक डेली लाइफ का एग्जांपल दिया उस टाइप में, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज और समझिएगा, यहां पे जो अंदर यहां पे जो मैंने यहां पे दिया हुआ है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये इवन नंबर का सेट हो गया, 2 4 6 8 10, ये हो गया ऑड नंबर्स का 1 3 5 7 9।
तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो अंदर यहाँ पे नंबर्स हैं, इनको सेट में एक नाम दिया गया है और उस नाम के जरिए हम लोग इनको क्या डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे ऐसा भी कहते हैं कि ये आपके क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो बहुत लोग कहते हैं कि सर इनको हम ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं यहाँ पे कि एक इवन नंबर्स के क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं 2 4 6 8 10, ठीक है। इनको हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि हमारे जो सेट है उसके अंदर हमारे एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। और इनको हम मेंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कह सकते हैं, मेंबर्स। तो मेंबर्स भी कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हो गए, मेंबर्स हो गए, ठीक है। नहीं तो इनको हम मेंबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपके कहलाते हैं सारे सिनोनिम्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स जो मैंने आपको बताया उनके सिनोनिम्स कौन कौन से हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स हो गया, एलिमेंट्स हो गया, मेंबर्स हो गए, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास, सिनोनिम्स टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो ये चीज समझ गए सभी लोग क्या, और सेट क्या होता है उसके बारे में भी सभी लोग यहाँ पे समझ गए कि कैसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, किस चीज में होती है। तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट क्या कहता है, थर्ड नंबर पॉइंट कहता है कि अरेंजमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सेट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब ये आपसे कह रहा है कि इसका मतलब क्या है, समझना इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि इवन नंबर का सेट क्या होगा, इवन नंबर्स का हमारे पास सेट क्या होगा। मैंने आपसे पूछा कि इवन नंबर का सेट क्या है, तो बहुत लोगों ने तो इसको ऐसे लिखा 2 4 6 8, ठीक है, 10 ऐसे लिखा बहुत लोगों ने, ये इवन नंबर्स का सेट है। मगर कुछ लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया, कुछ लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया 6 2, उसके बाद 8, फिर लिख दिया 4, फिर लिख दिया 10, ऐसे लिख दिया। यानी पहले क्या था यहाँ पे 2 4 6 8 10, अब इन्होंने क्या लिख दिया 6 2 8 4 10। तो यहाँ पे आपसे यही कहना चाह रहा है कि जो अरेंजमेंट्स हैं हमारे पास, जो अरेंजमेंट्स है वो कहीं पे कोई भी लिखा जा सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अरेंजमेंट्स आप कहीं पे कोई भी लिख दो, आप लिख दो 2 4 6 8 10 तब भी आपका सेट ही कहलाएगा, आप लिख दो 6 2 8 4 10 तब भी आपका सेट कहलाएगा। वही आपसे कह रहा है कि अरेंजमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सेट डज नॉट एग्जिस्ट। अरेंजमेंट्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि अरेंजमेंट्स में ही लिखना है, नहीं नहीं नहीं, विदाउट अरेंजमेंट्स भी लिख सकते हो। आपको पहले ध्यान आ रहा है इवन नंबर हमारा 10 था, तो आप पहले 10 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अरेंजमेंट्स ऑफ द सेट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, वो आपका एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हाँ, एक चीज यहां पे एक और इंपॉर्टेंट है, क्या कि किसी भी सेट में आपके जो भी एलिमेंट्स होंगे या जो भी मेंबर्स होंगे वो हमारे पास सिर्फ एक ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया 2 और फिर लिख दिया 4, फिर लिख दिया 6, फिर लिख दिया 6, फिर लिख दिया 2, फिर लिख दिया यहाँ पे 8, इस तरीके से। तो दो बार नहीं होगा, उसमें एक ही चीज़ यहाँ पे लाई करेगी, ठीक है। बट अरेंजमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट सेट डज नॉट एग्जिस्ट, अरेंजमेंट कभी भी एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं करता है। आप विदाउट अरेंजमेंट कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो ये आपका कहलाता है यहाँ पे क्या, ये आपका कहलाता है यहाँ पे क्या, इस टाइप में जो मैंने आपको बताया सेट का ये कॉन्सेप्ट। बोल क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं ना? चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी में हम लोग को एक और चीज समझनी है, ठीक है, कि ये सारे पॉइंट्स क्या कहते हैं, इन सारे पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स का मतलब क्या है और ये सारे पॉइंट्स हैं क्या। तो आपसे कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट में, सेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे कह देगा कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं यानी 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया और 9 हो गया। लेस देन 10 होना चाहिए, तो 1 3 5 7 9 हो जाएंगे, ठीक है। कह देगा द रिवर्स ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया अभी एग्जाम्पल में साथ में, द रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया गंगा, जमुना, सरस्वती वगैरह आगे। द वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो भी वॉवल्स होते हैं वो भी आपका एक सेट होगा, ए ई आई ओ और यू, ये आपके क्या हो जाएंगे, वॉवल्स हो जाएंगे, ये भी आपका सेट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। इसको भी हम लोग यहाँ पे सेट की तरह कह सकते हैं, क्लियर। आज से कह रहा है ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, ऑल ब्यूटीफुल सुंदर लोग कौन कौन से हैं, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, और कौन है बताओ तुम्हारी नज़र में, करीना, ठीक है, क्लियर, और भी कह सकते हो।
प्राइम फैक्टर ऑफ 210, 210 के प्राइम फैक्टर जो आ जाएंगे हमारे पास वो कौन कौन से आ जाएंगे? फैक्टर है तो 2 हो जाएगा हमारे पास एक तो, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा हमारे पास एक दो, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा हमारे पास। तो इस टाइप के आगे जितने भी आएंगे वो आपके प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे पास 210 के। बोलो क्लियर है? ठीक, चलो भाई आगे बढ़ देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि सेट होता क्या है और सेट को हम लोग कैसे यहाँ पे समझेंगे, सेट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, सेट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट का रिप्रेजेंटेशंस क्या होता है? अगर हम सेट की रिप्रेजेंटेशंस की बात करें तो 3 मेथड है यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग ऑफ ए सेट करने के। पहला है हमारे पास क्या? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। पहला मेथड हमारे पास क्या है? पहला मेथड है हमारे पास रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। दूसरा मेथड क्या होता है हमारे पास? सेट बिल्डर फॉर्म। और तीसरा क्या होता है हमारे पास? विजुअल रिप्रेजेंटेशंस। तीसरा क्या होता है हमारे पास? विजुअल रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है ना। तो अब देखो इन 3 मेथड की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, फिर हम लोग आगे इसी टाइप के क्वेश्चंस को समझेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं और कैसे आपको इसको समझना है, ठीक है, इस टाइप में यहाँ पे। क्लियर है? चलो भाई, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि देयर आर 3 मेथड हैं आपके सेट को रिप्रेजेंट करने के। पहला है हमारे पास रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, दूसरा है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, और तीसरा क्या हो गया हमारे पास? विजुअल रिप्रेजेंटेशंस। विजुअल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होती है? देखो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में? तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक सेट लिया, इसके अंदर के एलिमेंट्स, मैंने यहाँ पे एक सेट लिया इसके अंदर के एलिमेंट्स, और मैंने कहा कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो हैं 2, 3, 5, 7, ठीक है, और 11 और 13, ये मैंने किया, ठीक है, ये मैंने लिखा। तो ये जो फॉर्म कहलाती है हमारे पास, ये कौन सी फॉर्म कहलाती है? ये फॉर्म कहलाती है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये सेट को मैंने रिप्रेजेंट किया है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में, तो ये जो फॉर्म कहलाती है ये आपकी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म कहलाती है। अब ये है क्या? इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? तो इसके अंदर हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे जो नंबर्स हैं, यानी इनके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या हैं? एक प्राइम नंबर्स हैं। वो हमारे पास कौन से हैं? एक प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में हमें लिखना होगा तो हम सीधे सीधे इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सारे प्राइम नंबर का सेट है, ठीक है। लेकिन इसी को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में व्यक्त करना है, इसी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? समझिएगा, अगर इसी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे क्या, कि अगर इसी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लेंगे, हम कहेंगे x, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? x, ठीक है, लिख दिया मैंने यहाँ पे x। अब ये x है क्या? तो हम यहाँ पे कहेंगे x और यहाँ पे 2 डबल डॉट साइन लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे? 2 डबल डॉट, ठीक है। इसका मतलब हम आपको आगे बताएंगे, जितना भी यहाँ पे ये वैल्यू है ना, यहाँ पे अगर हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो सिंबल यूज़ होता है, वो सिंबल जो हमारा यूज़ होगा वो कहाँ पे यूज़ होगा, तो इसके बारे में मैं आपको, देखो मैं आपको यहाँ पे जब ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी हमारे पास, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से हमारे यहाँ पे टर्म्स होते हैं, कौन कौन से हमारी चीज़ें होती हैं। वाली स्लाइड कहाँ चली गई? देख लेता हूँ एक बार। वाली स्लाइड, अच्छा, ओके ओके ओके, लग रहा है वाली स्लाइड यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ऐड ऑन करके बता दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ऐड ऑन करके बता दूंगा, ठीक है ना। वाली स्लाइड हमें लग रहा है गलती से डिलीट हो गई, चलो कोई बात नहीं, ऐड ऑन करके आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं x, और हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम ये लिख सकते हैं x, पहले लिख दिया, ये 2 डबल डॉट साइन लगा दिए। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सच दैट। तो हम कह सकते हैं x इज सच दैट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है x? जहाँ पे हम कह सकते हैं x इज अ
प्राइम नंबर, हम कह सकते हैं x इज सच दैट, ठीक है, x इस प्रकार से है, क्या है x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर, x क्या है, एक प्राइम नंबर है। और आगे हम ऐसे भी कह सकते हैं वेयर, जहां पे आगे हम ऐसे लिख सकते हैं वेयर x जो प्राइम नंबर है वो हमारा प्राइम नंबर इज लेस देन, ठीक है, इज लेस देन, यहाँ पे हम कह सकते हैं 17, जो हमारा प्राइम नंबर है वो 17 से क्या है, छोटा है, ठीक है ना। तो इसको अगर हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना हो, इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, तो यही चीज जो यहाँ पे लिखी गई है उसको हम यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, x है क्या, इज सच दैट, वो एक x ये है कि x जो आपका एक प्राइम नंबर है, वेयर जहाँ पे x जो है वो 17 से कम है, ठीक है, 17 से कम है। तो हम इसको अगर हम लिखना चाहें रोस्टर और टेबलर फॉर्म में तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 3 5 7 11 13, ठीक है। तो ये चीज होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर और टेबलर फॉर्म जो होती है वो हमारे पास ये वाली होती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस क्या होता है। विजुअल रिप्रेजेंटेशंस में अगर हमें यही चीज विजुअल रिप्रेजेंटेशंस में डिनोट करनी है तो हम कैसे डिनोट करेंगे, सुनो। अगर हमें यही चीज विजुअल रिप्रेजेंटेशंस में करनी है तो हम इसको ऐसे करेंगे, हमने यहाँ पे एक चीज़ बनाई, यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना है हमें, विजुअल तरीके से हमें सेट को यहाँ पे दिखाना है कि क्या होता है हमारे पास विजुअल रिप्रेजेंटेशंस। तो हमने एक यहाँ पे ऐसी चीज़ बनाई ये, ठीक है, और एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे ऐसे बनाई और एक चीज़ मैंने आपको ऐसे बना दी विजुअल रिप्रेजेंटेशंस में, ठीक है ना। मैंने कहा यहाँ पे जो हमारे एक ये सर्किल है और एक हमारा बी सर्किल है, ठीक है। मैंने कहा इसमें जो है नंबर हमारे पास 1 है और ये हो गया हमारे पास 4 हो गया और इसके बाद हो गया हमारे पास 6 हो गया, इसके बाद हो गया हमारे पास 8, इस टाइप में। यहाँ पे जो मैंने नंबर लिए वो मैंने लिए यहाँ पे 10 ले लिए, यहाँ पे 9 ले लिया और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने 12 ले लिया और बीच में जो हमने नंबर ले लिए वो हम कह दिया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डैट डैट डैश। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशंस में, हम विजुअल रिप्रेजेंटेशंस में ये चीज़ कह सकते हैं कि जो हमारा कॉमन पोर्शन है वो हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर्स है और वो प्राइम नंबर आगे इसमें जगह नहीं थी, वो प्राइम नंबर हमारे 13 से कम है। तो इस तरीके से हम लोग इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस में कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, लेकिन आपके अगर हम कोर्स की बात करें तो वहाँ पे आपके कोर्स में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, एक है आपका रोस्टर और टेबलर फॉर्म में और एक है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है ना। लेकिन ये भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे चीज़ें होती है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे देखते हैं जरा वो वाली स्लाइड एड ऑन अगर आ जाएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, वो मैं यहाँ पे पूरा अच्छा ऐसे करना पड़ेगा पूरा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं एड ऑन करके ही आपको बता देता हूँ कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, हमारे पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और वो इंपॉर्टेंट सिंबल कौन से हैं, वो इंपॉर्टेंट सिंबल समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो कौन से सिंबल हैं समझिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल की, जैसे उसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, जो आपको अभी चीज़ें यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होगी और वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इंपॉर्टेंट सिंबल की अगर हम बात करें सेट थ्योरी में, अगर हम बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिंबल्स की, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट सिंबल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सेट थ्योरी में, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सिंबल कौन कौन से होते हैं वो चीज़ समझो आप सभी लोग। इंपॉर्टेंट सिंबल्स की अगर हम लोग बात करें तो एक होता है आपका ऐसा एक सिंबल, एक आपका क्या होता है, ऐसा एक सिंबल होता है, ठीक है ना। एक आपका क्या होता है, इस टाइप में एक सिंबल होता है हमारे पास जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस टाइप में एक सिंबल होता है, ठीक है। एक होता है इस टाइप में, एक होता है आपका इस टाइप में, एक होता है आपका ऐसे, या फिर 2 डबल डॉट साइन जो अभी मैंने आपको लगाया यहाँ पे,
इस टाइप में अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना हो, इस टाइप में अगर हम लोग को देखना हो, तो एक होता है हमारे पास इस टाइप में, ये वाला सिंबल होता है हमारे पास, इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इनका जो यूजेस है वो क्या है सेट थ्योरी में, इनको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, अरे पेन नीचे, हाँ, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉर एवरी, या फिर इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे किससे, फॉर एवरी, या फिर इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, फॉर एवरी या फिर फॉर ऑल से, ठीक है, फॉर एवरी या फिर फॉर ऑल से हम लोग यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट जो है वो कर सकते हैं। बोलो क्लियर है, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, फॉर एवरी या फिर फॉर ऑल से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ जो आपको बोली मैंने, फॉर एवरी या फिर फॉर ऑल से हम लोग यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एवरी, फॉर ऑल, बात वही है हमारे पास, ठीक है ना। चलो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, बिलोंग्स टू। पहले एक एक चीज का मतलब समझ लो, फिर उसके बाद चीजों को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ हो या ऐसे लिखा हुआ हो, ठीक है, या फिर आपके सामने ऐसे कॉमा लगा हुआ हो, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारे पास सच दैट, जो मैंने आपको बताया, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास सच दैट, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास सच दैट, और कॉमा अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है हमारे पास क्या, एंड। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, सच दैट होता है, और इसका मतलब हमारे पास क्या होता है यहाँ पे, एंड होता है। बोलो क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। और एक और वर्ड है हमारे पास ये वाला, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देन एग्जिस्ट, देन क्या होता है हमारे पास, एग्जिस्ट। तो इसका मतलब जो हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, देन एग्जिस्ट हो जाएगा हमारे पास। ये चीज मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड से हट जाता हूं, तो आप एक चीज अच्छी तरह समझ लो, यहाँ पे ये वैल्यू आपको यहाँ पे इस तरीके से दे रखी है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, चीजों का क्या है यहाँ पे समझना, फॉर एवरी और फॉर ऑल, ठीक है, फॉर एवरी या फॉर ऑल, इसका मतलब क्या होता है, प्रत्येक के लिए या सभी के लिए, ठीक है ना, फॉर ऑल, ठीक है, फॉर एवरी या फिर फॉर ऑल, इस टाइप के लिए। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि x, और हम आपसे ऐसे कहते हैं इज सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने लिख दिया x इज सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल N, और कैपिटल N हमारा क्या है, हम आगे कह सकते हैं कैपिटल N, और आगे हम कह सकते हैं यहाँ पे एंड करके यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, और आगे हम लिख सकते हैं कि वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म होती है, ये आपकी फॉर्म कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसी तरीके से बिलोंग्स टू को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी तरीके से सच दैट हो गया हमारे पास, एंड क्या होता है, जो भी कॉमा लगा होता है हमारे पास, और ये क्या होता है फॉर ऑल, फॉर एवरी, और ये क्या होता है एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट का बटन होता है, एग्जिस्ट को हम लोग करते हैं। तो ये स्लाइड जो है ये पता नहीं कैसे डिलीट हो गई थी, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको मैंने अलग से आपको बता दिया। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, आपसे कह रहा है कि राइट द सेट ए आपको एक सेट दे रखा है, और ये सेट में आपको पता है नंबर 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, कह रहा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। इसको किस में लिखना है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। अब कैसे लिखोगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, तो पहले तो इसको समझो ये है क्या, पहले तो इसको समझो ये है क्या, ये इसके अंदर के जो भी एलिमेंट आपको दे रखे हैं वो हैं क्या। तो देखो इसके एलिमेंट जो भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं ना वो क्या है, यहाँ पे समझना, ये 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1, अच्छा 2 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ गया, 4 का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आ गया, 16 आ गया, और 5 का स्क्वायर करोगे तो आपका 25 आ गया। इसी तरीके से आगे चीज़ें चलती जा रही हैं। और आप एक बात बताओ यहाँ पे कि ये जो स्टार्टिंग होती है हमारे पास, आपने नंबर्स थ्योरी में पढ़ा होगा, स्टार्टिंग जो होती है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके कौन से नंबर्स होते हैं, ये आपके n होते हैं, वेयर n इज अ
नेचुरल नंबर्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर ही बोलते हैं ना। तो इसको अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक सेट ए है हमारे पास, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई एक सेट ए है और वो जो सेट है हमारा उसमें हमारे पास जो नंबर्स हैं, ठीक है, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे किससे, एक्स से। तो हम कह सकते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एक्स, जहाँ पे इज सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग्स टू है, वो एक्स किसको बिलोंग करता है, एक्स जो नंबर्स हैं हमारे पास वो किसको बिलोंग्स करते हैं, वो बिलोंग्स करते हैं एन को, ठीक है, वो बिलोंग्स किसको करते हैं, एन को बिलोंग्स करते हैं, कॉमन लगाया। आगे और क्या कहना चाहते हो, आगे हम ये और एक ये चीज कहना चाहते हैं कि जो x है वो n को क्या करता है, बिलोंग्स करता है, ठीक है। अगर x n को बिलोंग करता है, जहां पे n क्या है अब वो भी बताओ आप सभी लोग, तो हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी, जहां पे फॉर एवरी, ठीक है ना, फॉर एवरी जहां पे n जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इज फॉर एवरी या फॉर ऑल, ठीक है, n सभी के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, n इज अ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, n इज ए नेचुरल नंबर। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप अगर फॉर एवरी ना लगाना चाहो तो आप कॉमा लगा के भी कर सकते हो कि n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, कि n बिलोंग्स n कर रहा है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। लेकिन अभी यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो भी नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर के क्या हो रहे हैं, आपके स्क्वायर हो रहे हैं, नेचुरल नंबर का क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। तो x n को तो बिलोंग कर रहा है और n आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और हम यहां पे कह सकते हैं क्या, कॉमा लगा करके, कि x की जो वैल्यू है, यानी इस नेचुरल नंबर्स की जो वैल्यू है, इस नंबर्स की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, यानी x जो है वो आपका क्या है, यहाँ पे x जो है वो इक्वल है n के, यानी जो भी नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास, जो भी नेचुरल नंबर्स हैं, तो उनको हम कह सकते हैं कि x जो है वो हमारे पास टर्म को बिलोंग करता है, किसको, स्क्वायर को, ठीक है, x जो है हमारे पास वो एक स्क्वायर टर्म को यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे बिलोंग करता है, ठीक है, एंड इज बिलोंग्स टू n, ये चीज ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हो। तो ये वही चीज हो गई कि अगर इसको हमें इस टाइप में लिखना है तो हम लिख सकते हैं x वेयर x इज बिलोंग टू n, जहां पे हम कह सकते हैं कि x जो एक नंबर है वो n का बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर्स का x क्या है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, n इज ए नेचुरल नंबर, ये आपको बताना जरूरी है। तो दैट इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरीके से हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट जो है वो कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया, ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है और आपसे यहाँ पे क्या बोला गया है, आपसे यहाँ पे बोला गया है कि इसको रोस्टर फॉर्म में बताइए, इसको रोस्टर फॉर्म में बताइए। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे दे रखा है और आपसे कह रहा है कि रोस्टर फॉर्म क्या होगा। तो भाई देखो समझो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे समझना, सेट आपको दे रखा है x, जहाँ पे इज सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स, x क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, x हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब वैल्यू जो होगी वो प्लस नहीं होगी, ठीक है ना, जहाँ पे कॉमा लगा दिया एंड x का क्यूब की जो वैल्यू है वो 100 से कम है, यानी x एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। और इंटीजर्स क्या होते हैं आप सभी को पता है, इंटीजर्स जो होते हैं हमारे पास जो हमारे प्लस में होते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6, ठीक है। तो ये कह रहा है कि x जो है एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, यहाँ पे +1 हो गया, x आपका 1 भी हो सकता है, x आपका 2 भी हो सकता है, x आपका 3 भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सारे आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं। बोलो क्लियर है, ये आपके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। लेकिन आपसे एक कंडीशन और भी दे रखी है कि जो x की क्यूब की वैल्यू है, x की क्यूब है वो 100 से यहाँ पे कम है, x का जो क्यूब है वो 100 से कम है, यानी अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो कितना आएगा 1, अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो कितना आएगा 8, अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो कितना आएगा 27, और अगर हम 4 लेते हैं इंटीजर्स तो 4 का अगर हम क्यूब करेंगे
तो 4 जगह 16 जगह 64, 64 हो जाएगा। अगर हम 5 का लेंगे तो क्या 5 ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि 5 कह रहा है 100 से कम होना चाहिए, ये हम लोग नहीं ले लेंगे। तो हमारे इंटीजर्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4, और क्यूब 100 से कम है, इसका मतलब इसका जो हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, एक सेट है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि जो सेट होगा हमारे पास वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? 1 8 27 और 64, दैट इज ये आपका इस रोस्टर फॉर्म को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे कह रहा है x का क्यूब 100 से कम है। बोलो क्लियर है? हाँ भाई बता दो जाओ, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे हम रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया सभी को? चलो भाई आगे आ जाओ। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, यानी सेट कितने प्रकार के होते हैं, आप बताओ। टाइप्स ऑफ सेट की अगर हम लोग बात करें तो सेट कितने प्रकार के होते हैं, तो सिंपल है, ठीक है। एक होता है हमारे पास कौन सा? फाइनाइट सेट। अब ये फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? फाइनाइट सेट का मतलब क्या है यहाँ पे? फाइनाइट सेट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे नंबर आपके क्या होना? फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब जहाँ पे आप गिन सको, जहाँ पे आप गिन सको। मान लीजिए आपको 500 रुपये दे दिए गए और 100 के नोट हैं, तो आप गिन पाओगे ना, 100 200 300 400 और 500, 100 के 5 नोट है, आपने गिन लिया। जो काउंटेबल हो एक तरीके से ये हो गया, और जो अनकाउंटेबल हो वो आपके क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट होते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट, सिंपल। जो आप काउंट कर पाओ दैट इज अ फाइनाइट, जो आप नहीं काउंट कर पाओ दैट इज अ इनफाइनाइट। यहाँ पे आप काउंट कर पा रहे हो कि आपके सेट ए हैं और सेट ए में जो एलिमेंट हैं वो 1 2 3 है, आपने काउंट कर लिया कि भाई इसमें 3 ही एलिमेंट हैं। क्या यहाँ आप काउंट कर पा रहे हो? नहीं। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जहाँ पे नंबर्स आपके, एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। यहाँ पे देखो 1 है 2 है 3 है 4 है, डेड कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक। काउंट कर पाओगे कितने? नहीं ना। तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है? इनफाइनाइट सेट कहलाती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो फाइनाइट सेट क्या होते हैं? जहां पे आप चीजें काउंटेबल कर पाओ, काउंट कर पाओ, दैट इज अ फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? जहां पे आप काउंट ही ना कर पाओ, दैट इज अ इनफाइनाइट सेट, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट आपको यहां पे समझना है, और बहुत ही प्यारा सा नोट है, बहुत ही बेहतरीन सा। क्या? कि जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे फाइनाइट सेट में आते हैं। अब कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं उनको हम डिफाइन कर सकते हैं, और वो फाइनाइट सेट के अंदर आते हैं, वो इनफाइनाइट सेट के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं ये होते क्या हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं कार्डिनल नंबर्स? तो व्हाट इज द कार्डिनल नंबर्स? अगर हम कार्डिनल नंबर्स की बात करें कि ये कार्डिनल नंबर्स हैं क्या, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हम गिन सकें एलिमेंट्स को, ठीक है। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट इज नोन, यानी उस सेट में कितने एलिमेंट हैं वो हम गिन सकें, वो हम जान सकें कि भाई 4 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट हैं, 20 एलिमेंट हैं, तो वो हमें क्या होना चाहिए? नोन होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो उससे हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मैंने एक सेट दिया ए, मैंने एक सेट दिया ए, और मैंने कह दिया कि इसमें आपके जो एलिमेंट हैं वो हैं 1 2 3 x y 4, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एलिमेंट्स में जरूरी नहीं है नंबर्स हों, आपके नंबर्स रिवर, गंगा, जमुना, एक्स वाई जेड सब हो सकते हैं, ठीक है। तो आप बताओ, आप यहाँ पे गिन पा रहे हो ना कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे अंदर? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो वही चीज़ आपसे कह रहा है कि कार्डिनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं सेट में वो आपको पता होने चाहिए, वो आपको नोन होने चाहिए, उसको आप काउंटेबल कर पाओ, उसको आप गिन पाओ, वो फाइनाइट होने चाहिए। दैट इज वो आपका क्या कहलाता है? कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट कहलाते हैं। बोलो क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जो आपको यहाँ पे स्पेशल सेट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, जिसके बारे में आप लोगों ने रोस्टर फॉर्म में अभी और सेट बिल्डर फॉर्म में भी यहाँ पे आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। क्या कि n किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को, अभी हम लोगों ने पढ़ा,
एन वेयर इज अ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। W किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ होल नंबर्स, और होल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डैश 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 डैश। एन नेचुरल नंबर्स हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डैश 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 डैश, इस तरीके से। अच्छा, जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, जो भी इंटीजर्स की वैल्यू है इसमें आपका +1 +2 +3 -1 -2 -3, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। रेशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं, इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं, जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाए, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज अ रेशनल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो पूरा एक रियल नंबर्स की लाइन होती है, जहाँ पे 1 और 0 1 2 3 4, यानी इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका रूट भी आ जाएगा, इसमें आपके इंटीजर्स भी आ जाएंगे, इसमें आपके रेशनल भी आ जाएंगे। तो ये सारे जो आ जाते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, यहाँ पे ये आपके कहलाते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है हमारे पास, जो पॉजिटिव टर्म्स हैं हमारे पास +1 +2 +3। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे पास, जो नेगेटिव टर्म्स होता है वो आपका नेगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं हमारे पास। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बताई। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट में। अब टाइप्स ऑफ सेट में जो मैंने आपको बताया था सबसे पहला कि फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स, ये क्या होते हैं हमारे पास, उसी के आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नल सेट और वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट क्या होता है, ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है। नल सेट किसे कहते हैं, या फिर इसका सिनोनिम से वाइड सेट आ जाए, या फिर इसका सिनोनिम से एम्प्टी सेट हो जाए। क्या होता है, आपसे कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट आर 0, यानी एक सेट में अगर एलिमेंट आपके क्या है, 0 है, आपके पास कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नल सेट कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक सेट हमारा ए हो गया है और इसके अंदर हमने बस ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपका है ही नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये आपका कहलाएगा नल सेट, ठीक है ना, ये आपका कहलाएगा नल सेट कहलाएगा। बोलो क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास कौन सी, रोस्टर फॉर्म। अगर इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एक सेट ए है जहाँ पे x है, x क्या है, x इज सच दैट x बिलोंग्स करता है r को। r क्या बताया अभी हमने आपको बताया, रियल नंबर, और जहाँ पे x जो है वो x² + 1 = 0 है। तो आप बताओ x² + 1 = 0 है, यानी x² की वैल्यू कितनी हो गई, -1, x² की -1। तो बताओ x की क्या वैल्यू रखा जाए तो -1 आ जाए, नहीं ना, कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। तो इसका मतलब कोई सेट बनेगा क्या, कोई सेट नहीं बनेगा। तो ये हो गया आपका नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपका क्या होता है, सिंगलेटन सेट क्या होता है। तो नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो वो आपका नल सेट होता है। सिंगलेटन सेट क्या होता है, सिंगलेटन सेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज 1, यहाँ पे एलिमेंट में सिर्फ एक ही सेट हो, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं सिंगलेटन सेट। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सेट है, उसमें मैंने लिख दिया 2, तो इसमें आपका एक ही सेट है, एक ही एलिमेंट है, तो हम कहेंगे ये आपका कौन सा सेट कहलाएगा, सिंगलेटन सेट कहलाएगा, ठीक है ना। इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई एक सेट है हमारे पास B, जहाँ पे हम अगर हम कोई भी रिप्रेजेंट कर दो, x से रिप्रेजेंट करो, y से रिप्रेजेंट करो, m से रिप्रेजेंट करो, मैंने कहा m, तो हम कह सकते हैं कि सच दैट जो m होगा स्क्वायर -1 वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, और m इज ग्रेटर देन 0 है। तो आप बताओ m² -1 0 को क्या हो गया, तो m² की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, m² -1 m² की वैल्यू 1, और m 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास कितने सेट होंगे, एक ही होगा ना, 1, तो 1 ही आएगा हमारे पास। तो इसलिए ये आपका रिप्रेजेंट करेगा सिंगलेटन सेट को। तो नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट, ये आप समझ गए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इक्वल सेट क्या होते हैं। सिंपल जल्दी से हम लोग यहाँ पे इसको कवर अप करेंगे। इक्वल सेट क्या होता है, कह रहा है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट्स आर इक्वल, यानी एक एलिमेंट में ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 सेट, यानी 2 सेट्स में अगर आपके सारे एलिमेंट इक्वल है, कोई 2 सेट है उसमें एलिमेंट्स अगर आपके इक्वल हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। जैसे मैंने एक यहाँ पे दिया, आप बताओ, मैंने एक रिप्रेजेंट किया रोस्टर फॉर्म में, मैंने कहा कि 1, 2, और एक मैंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे इसको x इज सच दैट x² -3x + 2 = 0, x बिलोंग्स टू R।
तो आप बताइए क्या ये दोनों सेट इक्वल होंगे? यहाँ पे 1 और 2 आया है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 एकम 2 इतनी, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2, तो दोनों ही इक्वल हो गए एलिमेंट, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, तो इक्वल सेट हो गया हमारे पास। अब आते हैं इक्विलेटरल सेट क्या होता है। तो इफ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट इज सेम, अगर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट जो है वो सेम है तो वो आपका कहलाता है इक्विलेटरल। कार्डिनल नंबर मतलब कि उसमें अगर आपके एलिमेंट्स अंदर डिफर हो सकते हैं बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, सेम। ठीक है, जहां पे आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जहां पे आपसे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके अगर सेम है, देखो एलिमेंट्स डिफर हो सकते हैं, जैसे यहां पे एलिमेंट डिफर नहीं हो सकते, यहां पे 1 और 2 है, यहां 1 और 2 होना चाहिए, ठीक है ना, तो आपका क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल सेट। लेकिन इक्विलेटरल सेट क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेम होंगे और एलिमेंट्स आपके डिफर हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक सेट है हमारे पास और मैंने इसमें लिखा कि एक सेट है हमारे पास 1 और 3, और मैंने एक दूसरा सेट दिया उसमें मैंने कह दिया m, x, ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं, तो ये आपका कहलाएगा इक्विलेटरल सेट। लेकिन क्या ये इक्वल सेट कहलाएगा? नहीं, ये इक्वल सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं हमारे पास इस टाइप में। तो इसका मतलब हम एक कैसे कह सकते हैं कि इक्विलेटरल सेट कभी भी इक्वल सेट नहीं कहलाएगा, लेकिन इक्वल सेट तो इक्विलेटरल सेट कहलाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विलेटरल सेट। तो सारे इक्वल सेट जो होते हैं वो हमारे इक्विलेटरल सेट कहलाते हैं। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया सभी को? एक बात बताओ जल्दी जल्दी सभी लोग यहाँ पे फटाफट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे कि आपसे यहाँ पे कह रहा है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको हम लोग देखते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। आपको क्या बताना है, इक्वल सेट बताना है, इक्विलेटरल सेट नहीं बताना है, आपको यहाँ पे बताना है इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन सा होगा? फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स आपको दे रखे हैं, इफ एनी गिवन रीजन क्या होगा। तो सबसे पहला देख लेते हैं कौन कौन सा, हर एक को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सबसे पहला है a की वैल्यू 0, तो यहाँ पे तो ये तो हो गया हमारे पास सिंगलेटन सेट हो गया, इसमें a की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, b आपको क्या दे रखा है, b को हम लोग देख लेते हैं। b आपको दे रखा है x, x इज सच दैट x की वैल्यू 15 से बड़ी है और 5 से छोटी है। तो इसका मतलब x में कौन कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, 15 से बड़ी 5 से छोटी। 15 से बड़ी है और 5 से क्या है, छोटी है। ठीक है, ये तो कह रहा है x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन 15 एंड x इज लेस देन 5। भाई 5 से बड़ी, 15 से बड़ी है, 15 से बड़ी तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, 16, 17, 18, पता नहीं कहाँ तक चले जाएं। और 5 से छोटा है, 5 से छोटा है मतलब 1, 2, 0 भी हो सकता है, 3, 4, ठीक है, इस टाइप में। तो कोई मेल नहीं खा रहा मतलब इसमें। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास। देखते हैं इक्वल सेट कौन से ऐसे दो पेयर हैं जो इक्वल होंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है x - 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, एक सेट हो गया हमारे पास इक्वल टू 5। डी वाले में देख लेते हैं, x स्क्वायर की वैल्यू आपसे कह रहा है कितनी, 25। तो अगर x स्क्वायर की वैल्यू आपकी 25 है, ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास x की वैल्यू √5, यानी x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5। ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास 5 हो जाएगी। ठीक है, अब आपसे कह रहा है x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट है इंटीग्रल का, द इक्वेशन x² - 2x - 15 बराबर 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक होगी ना, x² - 2x - 15 बराबर 0। तो आगे जब हम लोग क्वाड्रेटिक बताएंगे तो आपको बताएंगे इसका शॉर्ट। अभी फिलहाल इतना समझ लीजिए कि x की वैल्यू यहाँ पे कौन कौन सी आएंगी, कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। तो 5 3 15 और 5 में 3 गया 2, दोनों माइनस हैं तो पहला प्लस दूसरा माइनस, तो ये 5 और ये 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी, एक 5 आ जाएगी और एक आ जाएगी -3 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 सेट मिलेंगे, एक 5 मिलेगा और एक आपको मिलेगा 3 मिलेगा। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट गिवन रीजन। तो कौन से ऐसे दो सेट्स हैं जो आपके यहाँ पे क्या हैं, इक्वल हैं। तो भाई यहाँ पे देखो इक्वल कौन से हो गए, x² की वैल्यू 25 हो गई तो x की वैल्यू 5, -5। तो एक तो ये हो गया हमारे पास c, एक तो हो गया x = 5c और एक हो गया हमारे पास कौन सा, e। तो c और e दो पेयर ऐसे हैं जो आपके क्या है, इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल सेट्स, यहाँ पे भी 5 आ रहा है और यहाँ पे भी इसमें भी
इसमें भी यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास, हमें क्या कह रहा है, पॉजिटिव रूट हमें यहाँ पे लेना है, पॉजिटिव रूट, तो माइनस वाला कंसीडर नहीं होगा, ठीक है, पॉजिटिव वाला कंसीडर होगा। तो x की वैल्यू 5 और यहाँ पे भी x की वैल्यू 5, तो c और e आपके ऐसे हैं दो जो हमें यहाँ पे काउंट करने हैं, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, बोलो क्लियर हो गया सभी को। तो एक बार जल्दी सब लोग बताते जाओ भाई फटाफट, सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो ये था हमारे पास पार्ट 1 जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, ठीक है। और इसके आगे के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे और जानेंगे सेट थ्योरी का पार्ट नंबर 2 क्या कहता है और क्या है क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू सभी को, टेक केयर, बाय बाय।